नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज संपत्ति अंतरण अधिनियम के अगले पार्ट में हम लोग 53A के बाद क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इसको पढ़ेंगे। 53A तक आप लोग पढ़ चुके हैं और मे भी आपने प्रश्नों को भी मिला लिया होगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, यानी कि न्यूनतम अध्ययन में हम अधिकतम प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं उससे आगे क्या है, लेकिन उससे पहले एक मिस्टेक हुई थी पिछले वीडियो में। ठीक है, कुल धारा संख्या मैंने उसमें 167 बोल दिया था, लेकिन उसको आप सुधार लीजिएगा। कुल धारा संख्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 137, 137 कुल धाराएं हैं। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, अब अध्याय 3 से हम शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 से हम शुरू करते हैं। एक ध्यान देने योग्य बात है, हमने पिछले वीडियो में देखा पढ़ा कि कौन से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के कौन से प्रोविजंस हैं जो इमूवेबल मूवेबल दोनों पार्ट जो है प्रॉपर्टीज़ पर लागू होते हैं, और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर कौन से लागू होते हैं। ये आपका प्रश्न भी आता है। तो चैप्टर 2 का पार्ट बी जो था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित था, पार्ट ए जो था वो मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज से। चैप्टर 3 इमूवेबल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि अस्थावर जो संपत्तियां हैं उनसे रिलेटेड है। ये बात भी याद रखे रहिएगा, क्योंकि लिखा है अस्थावर संपत्ति के विक्रय के विषय में। यानी कि दो बातें यहाँ ध्यान रखनी जरूरी हैं, अस्थावर संपत्ति, ठीक है, और विक्रय सेल, दो बात ध्यान में रखना है। प्रश्न भी आया हुआ है, ऐसा आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक, तो चैप्टर 3 आपका ये हो गया। अब क्या क्या लिखा है, कैसा लिखा है और कितना जानना है, बहुत नहीं जानना है, उसको हम मेंटेन करेंगे। ठीक, सेक्शन 54 से शुरू होता है। यहाँ पर विक्रय की परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सेल लिखा हुआ है। कई बार सुमेलित कराने में भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक, क्या है? कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। कैसा ट्रांसफर है? ठीक है, कीमत है, प्रीमियम है और स्वामित्व ऑनरशिप का ट्रांसफर है। यह बात ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, ये जो कीमत है, ठीक है, जिसके बदले में हम ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक, जो कीमत है, जो प्रीमियम है, ठीक है, एक्सचेंज फॉर ए प्राइस, ठीक, पेड आर प्रॉमिस्ड आर पार्ट पेड पार्ट प्रॉमिस्ड। इसके बारे में बताया गया कि ये कीमत दी जा चुकी है, ठीक है, यह भी कीमत के लिए अनुमति दी गई है। ठीक, देने का वचन हो या पार्टली हो, यानी भागतः हो। ठीक, कहने का मतलब भागतः दी जा चुकी हो, भागतः वचन दिया गया हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, यानी कि इन फ्यूचर भी हम जो भी प्राइस है, कीमत है, चुका सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, अगली बात, एक नियम है। ठीक, 100 रुपये से अधिक मूल्य, ठीक है, यानी कि ऐसी अस्थावर संपत्ति जिसका मूल्य 100 रुपये से अधिक हो, उसका विक्रय किया जाना है, तो उसके लिए शर्त लगाया गया है। ठीक है, क्या क्या? केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा। यह रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट आपको बनाना पड़ेगा, मौखिक नहीं हो सकता। लेकिन आपने शुरुआत में पढ़ा है सेक्शन 1 में कि चाहे तो स्टेट इस पर छूट दे सकती है। ठीक है, 100 की जगह 500 कर दे, 1000 कर दे, 10,000 कर दे, कि इससे अधिक की मूल्य की अगर कोई वस्तु
सॉरी स्थावर संपत्ति है तो आप रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा दीजिए, वहां तक छूट स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। सामान्य नियम यही है, सामान्य नियम यही है, याद रखे रहिएगा। ठीक, इसके बाद अगर कम मूल्य है, 100 रुपए से कम मूल्य है, तब क्या, इसके द्वारा या ठीक है बाय डिलीवर, ठीक है, यानी कि परिदान द्वारा भी आप कर सकते हैं। ठीक, 100 रुपए से अधिक ये तो जरूरी है रजिस्ट्रीकृत लिखत, 100 रुपए से कम मूल्य है तो परिदान द्वारा भी और रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा भी, जैसी भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो लिखत होगी सब कुछ होगी, इसका स्वरूप कैसा होगा, संविदा का। इसको क्या कहते हैं, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, विक्रय संविदा कहते हैं। यह बात यानी कि इन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट के जो भी कंटेंट हैं वो सेल में भी लागू होंगे। लिखत बनाते समय, मौखिक देते समय, वचनबद्धता और हर एक चीज, ठीक, कुछ प्राइस होना चाहिए यानी कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक, एक्सेप्टेंस उसी के द्वारा किया जा सकता है जिसको ऑफर किया गया हो। ऐसी तमाम बात संविदा के जो कंटेंट हैं वो यहाँ फॉलो होंगे, क्योंकि यह जो बनाया जा रहा है रिकॉर्ड, ये जो आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसका फॉर्मेट संविदा का होगा। सिंपल सी बात। ठीक, 55 में अधिकार और दायित्व लिखे हुए हैं। ठीक है, 55 में राइट एंड ड्यूटीज लिखी हुई है, राइट एंड लाइबिलिटीज लिखी हैं, बायर सेलर दोनों की, क्रेता विक्रेता की। तो इसको हम इस तरह नहीं पढ़ते हैं कि लिख करके पढ़िए, यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस आपका होना चाहिए। ठीक है, एक व्यवहारिक बातें यहाँ लिखी हैं, तो व्यवहारिक बातें भी अगर लिख करके पढ़ेंगे तो फिर पढ़ते ही रह जाएंगे। तो क्या कॉमन सेंस होना चाहिए, जब क्रेता गया विक्रेता के पास, ठीक, तो क्रेता के भी कुछ अधिकार होंगे, विक्रेता के भी कुछ अधिकार होंगे, क्रेता की भी कुछ लायबिलिटीज होंगी और विक्रेता की भी। कैसी लायबिलिटीज होती हैं, जैसे दस्तावेज देखना है तो जब मांगे तो आप दिखाइए, ये उसका अधिकार है उसको देखने का। कुछ उसको कन्फ्यूजन है संपत्ति के बारे में, कोई प्रश्न है उनको पूछता है तो युक्ति संगत आप जवाब दीजिए, ऐसा अधिकार है क्रेता का। तो ऐसी ही तमाम बातें लिखी हुई हैं। कब्जा मांगे तो कब्जा दीजिए, सारी चीज़ें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, और क्रेता के लिए कहा गया कि भाई आपकी भी ड्यूटी है, आप संपत्ति लेने गए हैं और जान रहे हैं कि संपत्ति का दाम बढ़ गया तो उसको बता दीजिए भाई बढ़ गया है। ठीक है, फिर भी हम जो बताइए देने को तैयार हैं। तो ये एक कॉमन सेंस की बातें हैं, वो लिख कर नहीं पढ़ी जाती हैं। ठीक है, उसको इसी तरह देखा जाता है। इसके बाद 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछेगा किस तरीके से, यह बात भी आपको जानना है, यानी कि इसको लिख कर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, यहां पर पूछता है थ्योरी ऑफ मार्शलिंग कहाँ है, थ्योरी ऑफ मार्शलिंग कहां पर है, यानी कि क्रमबंधन का सिद्धांत। ठीक, कहां पर है, धारा 56 में है। सीधा पूछता है क्या होता है क्रमबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो यहां पर एक बात हेडलाइन में ही है, सब्सिक्वेंट परचेजर। ठीक है, ये क्रमबंधन का लाभ किसे मिलेगा, ठीक है, पश्चातवर्ती, ठीक है, क्रेता को प्राप्त है, पश्चातवर्ती क्रेता को प्राप्त है। कहने का मतलब है कि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी है, एक व्यक्ति के पास बंधक रख देता है, उनमें से एक या अधिक को दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। ठीक, यानी कि आपके पास दो संपत्तियां हैं, आपने बंधक रखी हैं, उनमें से एक आपने बेच दिया। अब बंधक के ऋण की तुष्टि के लिए क्रेता को क्रमबंधन का अधिकार है। क्या है अधिकार,
कि भाई जो उसके पास बची संपत्ति है पहले उससे सेटिस्फाई कर लीजिए, जब नहीं होगा तब मेरी संपत्ति से सेटिस्फाई कराइएगा। यानी कि ना बेची गई संपत्ति से पहले सेटिस्फाई कराइए, सेटिस्फाई हो जाए तो बेची गई संपत्ति पर आप कोई भी चार्ज नहीं लगा सकते हैं। यही होता है क्रमबंधन का सिद्धांत, बहुत सिंपल भाषा में। ठीक, ये आपका हो गया जो विक्रय से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। अगला चैप्टर आपका बंधक से संबंधित है, तो देखते हैं उसमें क्या बातें हैं।